हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँ यूनिट 1 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चार्ज पर बेस्ड चार्ज्ड स्फीयर एंड स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के ऊपर जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम ये भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है तो पहले कंसेप्ट स्टडी करेंगे और 1037 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक्स angle 37 degree with each other when suspended in a liquid of density 0.7 gram per centimeter cube. The angle remains same if the density of the material of sphere is 1.4 gram per centimeter cube. The dielectric constant of liquid is dash. Students, हमें दो चार्ज स्फीयर गिवन है, दो स्ट्रिंग से वो सस्पेंडेड हैं, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है और ईच स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। दीज आर द टू चार्ज स्फीयर, दो चार्ज स्फीयर हैं, दोनों के ऊपर सपोज चार्ज Q है और स्ट्रिंग की लेंथ L है, सेम लेंथ है, वर्टिकल के साथ दोनों स्ट्रिंग सेम एंगल थीटा बना रहे हैं। अब हमने ये स्टडी करना है इस प्रॉब्लम में चार्ज स्फीयर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, कैसे एक्ट करती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये स्टडी करेंगे। इन दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में सपोज डिस्टेंस x अगर हम लेट कर लें तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। और जेईई में जो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हम इस सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्स कर दें, इन दोनों चार्ज स्फीयर को लिक्विड में इमर्स कर दें तो उस लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें अपथर्स्ट का कंसेप्ट यूज होगा, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम ये स्टडी करते हैं प्रॉब्लम। ये हमारे पास चार्ज स्फीयर है, तो इसमें स्फीयर में जो स्फीयर का वेट होगा ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, राइट। और स्ट्रिंग में टेंशन लगती है, राइट। धागा जो होगा उसमें टेंशन, एक फोर्स लगेगी, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। और टेंशन इस तरीके से लगती है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तो ये लगेगी जिस साइड से स्ट्रिंग टाइड है उस साइड टेंशन की डायरेक्शन होगी, लगती स्ट्रिंग के अंदर है। सो दिस इज टेंशन T इन द स्ट्रिंग। क्लियर? नाउ यू कैन रिजोल्व दिस टेंशन into two components, right? One component is horizontal component and other component is vertical component. So this is horizontal component and this is vertical component. तो जिस साइड थीटा एंगल बनेगा, सपोज ये थीटा है तो ये बिल्कुल इस वर्टिकल लाइन, जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है डॉटेड में, बिल्कुल उसके पैरेलल लाइन आ रही है। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा दिस इज ऑल्सो थीटा एंगल। तो अगर T बन रहे हैं तो इधर T का कोसाइन कंपोनेंट बनेगा, दिस इज T cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज T साइन थीटा। ठीक है, जिस साइड थीटा एंगल बन रहा है उस साइड कोसाइन और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज साइन कंपोनेंट। हमने टेंशन रिजोल्व कर ली। ठीक है, अब ये भी प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है, दोनों में रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो सपोज मैं इस स्फीयर पर फोकस कर रहा हूं तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। अब आप देखिए इस स्फीयर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। वेट ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, T साइन थीटा राइट साइड, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लेफ्ट साइड, T cos थीटा अपवर्ड। ठीक है, सेम केस बिल्कुल इस स्फीयर के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस करते हैं फोर्सेस को। T साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय Fe। Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q मीन्स Q स्क्वायर, K कांस्टेंट ओवर distance between the two spheres is x, so this is x square, right? So this is electrostatic force. Now as per the diagram, electrostatic force is balanced by T sin theta, so Fe
is equal to t sin theta. This is equation number 1. Now weight of the sphere is balanced by t cos theta. इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम. So this is weight mg of the sphere is balanced by t cos theta. So this is t cos theta. इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए. F E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय वेट mg इज इक्वल टू t sin थीटा ओवर t cos थीटा. t से t कट. So this is F electrostatic over mg is equal to tan theta, right? So this is equation number 3. अब हम अपने डायग्राम से tan थीटा को डिफरेंट वे से फाइंड करेंगे. अब वो वाला जो tan थीटा आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम इस tan थीटा की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो एज पर द डायग्राम दिस इज O, this is point A suppose, and this point is here. You can take this point is C and this is B. Clear? So आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही है जिसमें ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 का है और ये हाइपोटेनस. सो दिस इज बेस लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, इस पर थीटा भी बन रहा है, 90 भी बन रहा है. सो दिस इज बेस लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस. आपको फाइंड करना है इस ट्रायंगल OAC ट्रायंगल से tan थीटा. सो फ्रॉम ट्रायंगल OAC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. देखिए इन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस x है. ये लाइन बिल्कुल सेंटर पे आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा A से लेके C तक का डिस्टेंस x/2 होगा. तो परपेंडिकुलर इज x/2 एंड हाइपोटेनस इज दिस L, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये tan थीटा है यहाँ पर और सेम ही डायग्राम से मैंने tan थीटा फाइंड किया. अब आप ये tan थीटा की वैल्यू x/2L इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास ये आएगी इक्वेशन F ओवर mg. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू tan थीटा इज x/2L. क्लियर? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये हमें आगे भी हेल्प करेगी. सो नाउ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आप वैल्यू डालिए, वो हमने यहाँ फाइंड करी है k/x². सो दिस इज k/x² mg इज इक्वल टू x/2L. अब आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. x into x² into x is x³. So here you can write x into x² is x³. This is x³ is equal to k² into 2L over mg. This is k² 2L over mg and here is x³. अब आप x³ से x फाइंड करेंगे क्यूब रूट फाइंड करके. सो दिस इज x इज इक्वल टू k² 2L ओवर mg होल पावर 1/3. तो इस तरीके से आप यहाँ पर x मतलब इन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें x इज प्रोपोर्शनल टू q power 2/3 and x is also proportional to L power 1/3. ठीक है, अब जेईई में कैसे इस क्वेश्चन को पूछा गया. अब ये जो सिस्टम है आपके पास, इस पूरे सिस्टम को इन्होंने इमर्स कर दिया एक लिक्विड के अंदर. ठीक है, दोनों स्फीयर एक लिक्विड में इमर्स कर दिए और पूछा गया उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा. अब आप देखिए, अब ये ही डायग्राम एग्जैक्ट सेम डायग्राम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. अब इस डायग्राम में हम ये स्टडी करेंगे कि लिक्विड में इमर्स करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा
फोर्स के ऊपर, ठीक है, वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए सेम डायग्राम है। अब ये पूरा जो इन्होंने बोला है जेई में कि दोनों स्फीयर को हमने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया। सपोज ये लिक्विड में इमर्स किया ऐसे, फॉर एग्जांपल दिस इज लिक्विड, ये सारा लिक्विड में इसको इमर्स किया। तो जब लिक्विड में इमर्स करेंगे तो आप जानते हैं लिक्विड, जिस बॉडी को हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं अपथर्स्ट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अपथर्स्ट का कंसेप्ट बताता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ठीक है, दिस इज लिक्विड, और इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, और ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी की डेंसिटी है रो, ठीक है। इस बॉडी का वॉल्यूम एयर में v, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन एयर इज v, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज रो एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड v, what is v, volume of body in air, क्लियर। अब अगर इस बॉडी को हम लिक्विड में स्ट्रिंग की हेल्प से लिक्विड में डिस्प्लेस करेंगे, पूरा लिक्विड में इमर्स कर दिया हमने इसको, तो ये बॉडी अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो फिर लिक्विड इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अपथर्स्ट। अपथर्स्ट इज अ फोर्स, और अपथर्स्ट का फॉर्मूला होता है, अपथर्स्ट इज v रो, v दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v सिग्मा g, अपथर्स्ट का फॉर्मूला। इसमें v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। अगर हमने पूरी की पूरी बॉडी लिक्विड में इमर्स कर दी तो जो बॉडी का वॉल्यूम एयर में होगा वही वॉल्यूम उसका लिक्विड, वो बॉडी लिक्विड उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी। जितना वॉल्यूम बॉडी का एयर में होगा उतना ही बॉडी लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, मतलब अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो अगर सपोज बॉडी का कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर गया तो जितना पार्ट लिक्विड के अंदर गया उतना वॉल्यूम ही लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। तो पर यहाँ पर हमने स्ट्रिंग की हेल्प से बॉडी को लिक्विड में इमर्स किया, अगर पूरा वॉल्यूम बॉडी का अंदर जा रहा है तो लिक्विड का भी कम उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो मैंने यहाँ अपथर्स्ट में सेम वॉल्यूम लिया, पर अपथर्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान रखिए लिक्विड लगाता है बॉडी पर, तो डेंसिटी हम लिक्विड की काउंट करेंगे इनटू ग्रेविटी। तो एक तरीके से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास और जी ग्रेविटी। तो ये जो मास है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, और ये जो mg है दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है बाय द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दिस mg इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड portion of body, clear। तो upthrust is the upward force acting on the body। अगर हमारे पास एक बॉडी का वेट, यही बॉडी है, सपोज इसका एयर में वेट है 5 न्यूटन, जब स्ट्रिंग से इसको लिक्विड में सस्पेंड किया तो स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग आ रही है दैट इज सपोज वेट इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड इज 4 न्यूटन, ठीक है। तो जो लॉस इन वेट होगा, लॉस इन वेट दिस इज 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 न्यूटन एंड दिस इज अपथर्स्ट। यही अपथर्स्ट है, यही अपवर्ड फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये बॉडी जब लिक्विड में जाएगी, एयर में 5 न्यूटन, लिक्विड में जाने पर स्प्रिंग बैलेंस वेट शो कर रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये एपरेंट वेट है, दिस इज एपरेंट वेट, जो एक्चुअल में है नहीं पर लग रहा है ये एपरेंट वेट। लॉस इन वेट क्या हुआ, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, दिस इज 1 न्यूटन, दिस इज अपथर्स्ट एंड अपथर्स्ट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो अब देखिए हमारा
इस अपथस्ट का कंसेप्ट कैसे यहाँ पर यूज होगा, हमने अपनी बॉडी को, ये स्फीयर को लिक्विड में इमर्स किया, तो जब लिक्विड में इमर्स करेंगे तो ये फिर वेट चेंज होगा, इसका एपरेंट वेट काउंट हो जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया जो एपरेंट वेट है, ठीक है, एपरेंट वेट अगर आपको फाइंड करना है तो एपरेंट वेट को फाइंड करने का तरीका आप यहां से देख सकते हैं। एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट विच इज अ वेट इन एयर, ट्रू वेट इन एयर है ये, माइनस अपथर्स्ट, ठीक है, ये एपरेंट वेट को फाइंड करने का वे है। अब ट्रू वेट तो बॉडी का mg है और अपथर्स्ट क्या है, v सिग्मा g है, ठीक है। तो mg, m इज द मास ऑफ द बॉडी इन एयर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इज रो ग्रेविटी, एंड अपथर्स्ट इज v सिग्मा g। तो एपरेंट वेट, जो बॉडी का वेट लिक्विड में अपीयर होगा, वो वेट ये बनेगा v रो g माइनस v सिग्मा g। तो अब सेम अगर हमारी ये बॉडी किसी लिक्विड में इमर्स करी, उस लिक्विड की अगर डेंसिटी हमारे पास, उस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और बॉडी की डेंसिटी रो है, तो हमारे पास जो एपरेंट वेट यानी जो mg है ये चेंज होके ये आ जाएगा। तो अब हमारी जो इक्वेशन मैंने कहा था आपको, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने जो इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, दिस इज एफ ई ओवर एम जी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस इक्वेशन में क्या चेंजेस अब यहाँ पर आ सकते हैं वो हमने देखना है। थीटा में चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि एंगल चेंज नहीं कर रहा है। अगर एंगल चेंज नहीं करेगा तो टेन थीटा भी चेंज नहीं करेगा। तो चेंज क्या आएगा वो स्टडी करना है। एक तो एफ में चेंज आएगा क्योंकि ये फोर्स थी एयर में, अब हमारी फोर्स निकलेगी मीडियम में, तो एफ ई की जगह लिखेंगे एफ इन मीडियम, और एम जी की जगह आएगा एपरेंट वेट। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 वेट, फ्रॉम इक्वेशन 3 थी आपकी एफ ई ओवर एम जी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इक्वेशन में चेंज क्या आया आपके पास, एफ ई की प्लेस पर तो आपकी सेम टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, एफ ई की प्लेस पर आएगी फोर्स इन मीडियम, और एम जी की जगह आएगा एपरेंट वेट, और एपरेंट वेट होगा वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। मैंने सेम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो लिक्विड में जब हमने इमर्स किया बॉडी को, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड किया है टेन थीटा को। और टेन थीटा क्या आया हमारा, टेन थीटा इज, जैसे यहां पर एफ ओवर एम जी था तो उसी के अकॉर्डिंग दिस इज एफ एम फोर्स इन मीडियम, एम जी की प्लेस पर हमारे पास क्या आ गया, एपरेंट वेट वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। क्लियर। तो अब हम एफ एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। फोर्स इन मीडियम कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। इसको मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया हुआ है आपको। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, हियर इज वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। और इधर से आ गया आपके पास एफ ई ओवर एम जी, एफ ई से एफ ई कट। क्लियर। अब आप देखिए आगे, एफ ई से एफ ई कट। नाउ here this is 1 over m, mass of the body in air, mass is volume into density of the body, this is gravity, here this is 1 over k, v, यहां से v कॉमन आ जाएगा और g कॉमन आ जाएगा, तो v बाहर g आउटसाइड, और यहां से आ गया आपके पास रो माइनस सिग्मा। क्लियर। v से v कट, g से g कट, तो आपके पास k का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से k इस साइड ले जाइए, k इज इक्वल टू रो ओवर रो माइनस सिग्मा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बनेगा। इसमें रो क्या है, दिस इज डेंसिटी
ऑफ बॉडी इन एयर एंड सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर या डेंसिटी ऑफ बॉडी एक ही बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, सेम प्रॉब्लम जो हमने अभी पीछे डिस्कस करी कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसमें दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, स्फीयर 1, स्फीयर 2 और सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, और इन स्ट्रिंग का एंगल बन रहा है यहाँ पर 37 डिग्री। स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एंगल 37 डिग्री विद ईच अदर। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर। तो हमें यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो 37 डिग्री का स्ट्रिंग्स का दे रखा है, ईच अदर। तो स्ट्रिंग एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 37 डिग्री। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है when suspended in liquid of density 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, the angle remains same, एंगल सेम रहेगा लिक्विड में इमर्स करने पर। if the density of material of sphere is 1.4, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर मतलब आपको रो गिवन है, रो इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम आपको फाइंड करना है। आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी है मतलब सिग्मा, दिस इज 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, थीटा का यहाँ अभी रोल नहीं है, तो K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज रो ओवर रो माइनस सिग्मा, दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 0.7, दिस इज 1.4 ओवर 0.7, आंसर इज 2। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज 2। क्लियर? तो ये आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। सिर्फ इस मामले को स्टडी करने के लिए ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप फुल वीडियो जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो पूरा आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नजर आएगा। तो अगला आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ 1037 का क्या कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 37 डिग्री है तो ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है और ये एंगल बचा आपका 53 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। अब कंसेप्ट ये कहता है जो 37 डिग्री एंगल है इसके सामने की जो साइड होगी दिस इज 3, और ये बेस लाइन है ये वाली साइड होगी 4, और हाइपोटेनस होगी सबसे बड़े वाली साइड, दिस इज 5। ये बनता है 37 के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा फाइंड करेंगे मतलब tan 37 डिग्री, इसको बेस माना आपने, तो tan 37 होता है tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज 3/4। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये एंगल है। और अगर आपसे यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे sin 37, तो sin 37 sin इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस इज 3/5। और अगर आप cos 37 फाइंड करना चाहेंगे तो cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 4/5। तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, दिस इज 0.75 एंड दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.8। सो ये 37 डिग्री का कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल में है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने स्टडी करा चार्ज स्फीयर विद स्ट्रिंग प्रॉब्लम, और अगर उन स्फीयर्स को हम एक लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसमें इमर्स करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। देन वी स्टडीड द 37 डिग्री कंसेप्ट। बाकी के क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।